नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार की पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। आशा करूंगा आप अच्छे होंगे, अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जिन लोगों का आज पेपर यूपीपी का है, उनके उनको ऑल द बेस्ट है, और वो अपना पेपर बड़ी ही बेहतरीन तरीके से और जितना याद किए हैं ईमानदारी से उस पेपर को जाकर के कूल माइंड होकर के पेपर दें। और आप तो के लिए वो खुशखबरी की बात ये रह गई कि उसमें अब माइनस मार्किंग भी नहीं है। ठीक है। आज हम लोग अपने उसी टॉपिक पे शुरू करेंगे, अशोक। और आज हम लोग अशोक को खत्म करेंगे, मौर्य वंश को ही खत्म कर देंगे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है शिलालेख। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की बात करेंगे। कल हम लोगों ने उसके शिलालेखों के बारे में बात किया था, ठीक है, अभिलेखों की बात की थी, ठीक है। और आज हम लोग इसके सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक यही था, सम्राट अशोक। सम्राट ये कैसे बना? क्योंकि इसके पास जो राज्य जब विस्तार किया था, इसीलिए इसको सम्राट अशोक कहा जाता है। ये राज्य विस्तार किया था। आज हम लोग इसके बारे में क्या जानेंगे? ये जानेंगे कि इसके सभी इसके शिलालेखों के बारे में जानेंगे, इसके शिलालेखों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अशोक के अभिलेख, ऐसे लिखिएगा, अशोक के अभिलेख, अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख और उसमें उसमें वर्णित तथ्य, और उसमें उसमें वर्णन, उसमें वर्णन, ठीक है, उसमें वर्णन, उसमें वर्णन। कितने अभिलेख थे अशोक के? जो अशोक के अभिलेख कितने थे? अभिलेख ये जो थे अभिलेख, अच्छा अभिलेख इसमें कितने थे? तो अभिलेख ये 14 थे, 14 अभिलेख थे। कितने थे अभिलेख? 14 थे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अभिलेख। ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ठीक है। अभिलेख और वर्णन, क्या इसने वर्णन किया है, ठीक है। अभिलेखों में और अभिलेखों में उसने क्या वर्णित किया है, ये चीजें लिखेंगे। पहला अभिलेख जो है, फर्स्ट अभिलेख जो है इसका, अभिलेख, पहला अभिलेख जो है, पहला अभिलेख में ये क्या वर्णन है इसके? इसके पहले अभिलेख में क्या वर्णित है, ये हम देख लेते हैं। क्या वर्णित है पहले अभिलेख में? ये पशु बलि की निंदा करता है। पहले अभिलेख, अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा है। क्या है? बलि, पशु बलि की निंदा की गई है, निंदा की गई है, निंदा, निंदा की गई है, की गई है, ठीक है। और उत्सव, उत्सव, उत्सव और पर्व का इसमें वर्णन है। इसमें उत्सव और पर्व का वर्णन है, ठीक है। उत्सव व पर्व या समारोह जिसका, पर्व का वर्णन है, वर्णन है, ठीक है। वर्णन इसमें किया गया है। आपसे पूछेगा कि अशोक के पहले अभिलेख में क्या वर्णित है? उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, और उसमें वह उत्सव और पर्व का वर्णन है, उत्सव और पर्व का वर्णन है। इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। इस पे क्या? प्रतिबंध, बंध, प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाने की, प्रतिबंध, बंध, प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। प्रतिबंध की बात इसमें की गई है, इसमें की गई है। इन सबों को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्सव एवं समारोह को प्रतिबंधित करने की बात, पशु बलि को रोकने की बात किसमें की गई है? अशोक के पहले अभिलेख में ये बात किया गया है। अब आता है दूसरा अभिलेख। अशोक का जो दूसरा अभिलेख है वो क्या कहता है? अशोक का दूसरा अभिलेख क्या कहता है? अशोक का दूसरा अभिलेख जो कहता है, ये दक्षिण भारत के बारे में बात करता है। दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख है इसमें, दक्षिण भारत के राजाओं का अभिलेख है, दक्षिण भारत के राजाओं का अभिलेख है, राजाओं, दक्षिण भारत के राजाओं का अभिलेख है, का वर्णन है, वर्णन है, वर्णन है, वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। ये इसमें ये वर्णित किया गया है कि अशोक का दक्षिण भारत में अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत में इसका अधिकार, अधिकार नहीं था, इसका अधिकार जो था, इसका अधिकार जो था, अधिकार, अधिकार नहीं था, नहीं था,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछ चुका है कि अशोक का दक्षिण भारत में अधिकार था कि नहीं, नहीं था। आपसे ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में अशोक का अधिकार था कि नहीं, ये किस अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राजा जो थे, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे जिसपे इसका अधिकार नहीं था, जिसपे इसका अधिकार नहीं था, कौन कौन से थे, तो कौन था, चोल थे, चोल चोल वंश था, इसपे अधिकार नहीं था। चेर वंश था, इसपे भी इसका अधिकार नहीं था। चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, ठीक है, पांड्य थे, पांड्य वंश था, इसपे भी इसका अधिकार नहीं था। श्रीलंका पर भी इसका अधिकार, श्रीलंका पर भी इसका अधिकार नहीं था, श्रीलंका पर भी इसका अधिकार नहीं था। ये दूसरे दूसरे ये दूसरे अभिलेख में, अशोक के दूसरे अभिलेख में वर्णित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में अशोक का अधिकार नहीं था, इसमें से कौन से राज्य जो थे नहीं थे, इसमें से कौन से राज्य नहीं थे, तो आप देखिएगा कौन से, चोल, चेर, पांड्य, श्रीलंका, इस पे इसका अधिकार नहीं था। अशोक का अधिकार दक्षिण भारत पे नहीं था। ये किस अभिलेख में वर्णित है, तो अशोक के दूसरे अभिलेख में वर्णित है, अशोक के दूसरे अभिलेख में वर्णित है। तीसरा अभिलेख जो आता है अशोक का, तीसरा अभिलेख आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, तीसरा अभिलेख में क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्राह्मणों की स्वतंत्रता। किसकी, ब्राह्मणों की स्वतंत्रता, ब्राह्मणों की स्वतंत्रता, ब्राह्मणों की स्वतंत्रता की बात किसने की है, अशोक के तीसरे अभिलेख में ब्राह्मणों की स्वतंत्रता की बात किया गया है। ठीक है, सभी धर्मों को प्रचार करने की छूट। दूसरा, सभी धर्मों को प्रचार करने की छूट, प्रचार करने की छूट दी गई थी। इसमें छूट सभी धर्मों को प्रचार करने की छूट और ब्राह्मणों की स्वतंत्रता की बात किस अभिलेख में किया गया है, तो अशोक के तीसरे अभिलेख में। गलती नहीं करना, याद कर लेना। ठीक है, चौथे अभिलेख में क्या बात की गई है, चौथे अभिलेख में किसकी बात, चौथे अभिलेख में क्या बात किया गया है अशोक के, चौथे अभिलेख में क्या बात किया गया है अशोक के, तो इसमें धम्म का उल्लेख किया गया है। इसमें धर्म घोष, किसका, धर्म घोष, ठीक है, किसका, धर्म घोष या धम्म की बात की गई है। धम्म घोष का उल्लेख है, धम्म घोष का उल्लेख है, किसका है, धम्म घोष का उल्लेख है, इसमें धम्म घोष का उल्लेख है, धर्म घोष का उल्लेख है। जो इसने धम्म का आविष्कार किया था, जो इसने धम्म का वर्णन किया था, उसका उद्घोष की बात की गई है कि उसमें वर्णित किया गया है। किस क्या क्या वर्णित इसमें है, इसमें आपको बुजुर्गों की सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, आपको गरीब अमीर जो भी लोग हैं, कमजोर हैं, पशु बलि की निंदा की गई है। ये सभी चीजों को, किसी के धर्म के विरुद्ध आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, आप किसी के धर्म को छोटा नहीं कर सकते, सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा। ये सभी चीजों का वर्णन जो है धम्मघोष किसमें, धम्मघोष का, धम्म का वर्णन किसमें है, तो अशोक के चौथे अभिलेख में किया गया है। धम्मघोष का वर्णन किसमें है, चौथे अभिलेख में, अशोक के चौथे अभिलेख में। पांचवा अभिलेख, अशोक का पांचवा अभिलेख क्या कहता है, अशोक का पांचवा अभिलेख, अशोक के पांचवें अभिलेख में क्या बात की गई है। ठीक है, तो गुलामों के प्रति, गुलाम जो थे, गुलामों के प्रति मालिकों का मनमाना व्यवहार, गुलामों के प्रति, दासों के प्रति मालिकों का मनमाना व्यवहार जो करने का आदेश है, व्यवहार करने का आदेश धम्म महामात्र जो थे, चुने गए थे, धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। आपसे पूछेगा अशोक के पांचवें शिलालेख में क्या वर्णित है, इसमें वर्णित है गुलामों के प्रति मालिकों का मनमाना व्यवहार। गुलाम जो होंगे, जो दास होंगे,
जो गुलाम होंगे, जो दास होंगे, उनके प्रति मालिकों का मनमाना व्यवहार व्यवहार जो करने का ये आदेश था, करने का आदेश था। फिर उसके बाद ये भी था कि धम्म महामात्र जो होंगे, धम्म के प्रचार के लिए जो महामात्र चुने जाएंगे, उनका भी वर्णन है इसमें। धम्म महामात्रों का वर्णन किस अभिलेख में है? 5वें अभिलेख में है। गुलामों दासों के प्रति मालिकों का मनमाना व्यवहार करने का आदेश इसमें कौन सा है, किसमें दिया गया है? तो अशोक के 5वें शिलालेख में दिया गया है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग मिटाते हैं इसको। जल्दी से नोट करो, फटाक से। हो गया नोट? मिटाते हैं। अशोक, थोड़ा अशोक जो देखोगे, ये बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया जरूर था ये, लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों को ये नहीं मानता था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन बाय द वे पूछ ले कि ये जानकारी ने तो क्वेश्चन में तो प्रश्न में तो शायद न आए, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि अशोक बस बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन ये अपने बुद्धि से, अपने अपने विचारों से ये चलता था। बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध नियमों को ये नहीं मानता था। बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे, जो त्रिपिटक थे, जो ये उनको ग्रंथों को नहीं मानता था, ये मानता ही नहीं था, बस ये अपने नियमों को लागू करता था। ऐसे बस ये बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, लेकिन ये मानता नहीं था। अभिलेख, अभिलेख और वर्णन, वर्णन, छठवां अभिलेख, छठवां अभिलेख, ठीक है। छठवां अभिलेख में क्या वर्णित है? क्या वर्णित है अशोक के छठवें अभिलेख में? क्या वर्णित है? एक बार आप मुझे सभी बताओगे, एक बार आप सभी मुझे बताओगे, एक बार आप सभी मुझे बताओगे, एक बार आप सभी मुझे बताओगे कि छठवें जो अशोक के छठवें अभिलेख में क्या वर्णित है? इसमें प्रजा के लिए जो है, इस अभिलेख में जो है, इसमें इसमें प्रजा के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करने का आदेश है, आदेश है। प्रजा के लिए कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याणकारी कार्य करने का आदेश, करने का आदेश, आदेश है, आदेश दिया गया है इसमें, आदेश, आदेश है। प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करने का जो इसमें आदेश है। प्रजा के इच्छा, प्रजा के इच्छा को जानने का भी आदेश है। प्रजा के, प्रजा, प्रजा के इच्छा को, इच्छा को जानने का, जानने का भी उल्लेख है इसमें, का उल्लेख है, उल्लेख है, इसमें उल्लेख है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रजा की कल्याणकारी, जो कल्याणकारी कार्यों को करने का उल्लेख और प्रजा की इच्छा को जानने का उद्देश्य अशोक के किस अभिलेख में वर्णित है? ये वर्णित है अशोक के छठवें अभिलेख में, ये वर्णित है अशोक के छठवें अभिलेख में। लिखते रहिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद सातवां अभिलेख जो कह रहा है, सातवां अभिलेख, सातवां अभिलेख, सातवां अभिलेख की क्या बात करता है? सातवां अभिलेख क्या बात करता है? सातवां अभिलेख क्या बात करता है? सर्वधर्म, सर्वधर्म संवाद की बात करता है। किसका? संभाव, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म, सर्वधर्म संभाव, क्या? संभाव की बात करता है। संभाव, संभाव का मतलब एक भाव, सभी धर्मों को एक भाव, अर्थात इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहने का आदेश है। सभी धर्मों को, सभी, लिखिएगा इंपॉर्टेंट है, सभी धर्मों को मिलकर, मिलकर रहने का आदेश, रहने का आदेश, का आदेश देता है, आदेश, आदेश इसमें दिया गया है। सर्वधर्म संभाव का इसमें उल्लेख है। सर्वधर्म संभाव का उल्लेख किस अभिलेख में है अशोक के? तो सातवें अभिलेख में है। सभी धर्मों को मिलकर रहने का आदेश दिया था सातवें अभिलेख में, अपने अपने सातवें अभिलेख में, अपने अशोक ने अपने सातवें अभिलेख में दिया था। आठवें अभिलेख में क्या वर्णित है? आठवें अभिलेख में ये क्या वर्णित है? ठीक है, अशोक के, अशोक के आठवें अभिलेख में अशोक की बोध गया यात्रा, बोध गया यात्रा का उल्लेख है। अशोक के बोध गया, बोध गया की यात्रा,
बोध गया यात्रा का इसमें उल्लेख है, इसमें उल्लेख है किसमें? अशोक के 8वें शिलालेख में, अशोक के 8वें अभिलेख में, अशोक के 8वें अभिलेख में बोध गया का यात्रा, यात्रा और बोधि वृक्ष का इसमें उल्लेख है। किसका? बोधि वृक्ष का उल्लेख है, इसमें बोधि वृक्ष का उल्लेख है, उल्लेख है, इसमें बोधि वृक्ष का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के बोध गया का यात्रा किस अभिलेख में वर्णित है? अशोक के 8वें अभिलेख में। अशोक के 8वें अभिलेख में अशोक ने बोध गया का यात्रा किया था और इसमें बोधि वृक्ष का भी उल्लेख है, बोधि वृक्ष का भी उल्लेख है। किसमें? 8वें अभिलेख में, 9वां अभिलेख, 9वां अभिलेख, 9वां अभिलेख आता है अशोक का। अशोक का 9वां अभिलेख क्या कहता है? अशोक का 9वां अभिलेख क्या कहता है? ठीक है, लोगों के साथ नैतिक व्यवहार करने का, नैतिक व्यवहार करने का निर्देश इसने दिया था कि लोगों के साथ, लोगों के साथ, लोगों के साथ, लोगों के साथ नैतिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार करने का निर्देश, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार करने का निर्देश, लोगों के साथ नैतिक व्यवहार करने का आदेश, निर्देश इसने दिया था, इसने निर्देश दिया था कि आप लोगों के साथ नैतिक व्यवहार कर सको, लोगों के साथ आप नैतिक व्यवहार करो, नैतिक व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था। अशोक के किस अभिलेख में लोगों के साथ नैतिक व्यवहार करने का आदेश की बात की गई है? वो आपको 9वें अभिलेख में, किसके? अशोक के 9वें अभिलेख में ये वर्णित है। 10वां अभिलेख क्या कहता है? 10वां अभिलेख क्या कहता है? 10वां अभिलेख, 10वां अभिलेख की, 10वां अभिलेख में क्या बात की गई है ये भी देख लेते हैं। प्रसिद्धि, जो प्रसिद्धि लोग पाते हैं, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि व, प्रसिद्धि व आप देखोगे प्रसिद्धि और आपको गौरव, गौरव जो प्राप्त होता है लोगों को, गौरव, गौरव प्राप्ति, गौरव प्राप्ति, गौरव प्राप्ति, प्राप्ति करने की निंदा इसने किया है, निंदा, निंदा किया है, निंदा किया है, गौरव प्राप्ति की निंदा किया है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में गौरव प्राप्ति या प्रसिद्धि के ऊपर, प्रसिद्धि को लेकर के निंदनीय वर्णन किया है कि ये निंदा है, गौरव प्राप्त कर लोगे, प्रसिद्धि प्राप्त कर लोगे, इससे आपके जनता अगर दुखी है, लोग दुखी हैं आपके प्रसिद्धि प्राप्त करने से, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, गौरव प्राप्त कर लो, प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन आपके जो छोटे हैं, जो आपके समान है, जो आपके, जो ऐसा करो कि सभी आपके साथ प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, तो आप क्या हो? एक प्रसिद्धि पुरुष हो, आप खुश हो। लेकिन आप प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए हो, लेकिन आपका बगल वाला दुखी है, इससे आप प्रसिद्ध नहीं हुए, इससे आप बड़े नहीं हुए, आप छोटे हो गए। इसका मानना यही था कि प्रसिद्धि और जो गौरव प्राप्त होता है, इसका वर्णन ये किया है तो निंदनीय वर्णन किया है। प्रसिद्धि और गौरव को निंदनीय और निंदनीय दिखाया है, ये किस अभिलेख में दिखाया अशोक ने? तो अपने 10वें अभिलेख में। 10वें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि प्रसिद्धि और गौरव, गौरव निंदा करता है, प्रसिद्धि और गौरव का, गौरव प्राप्ति का इसने निंदा करता है, निंदा ये करता है, निंदा किया है, ठीक है, निंदा करता है, गौरव और प्रसिद्धि प्राप्ति को का इसने निंदा किया है, निंदा किया है। गौरव और प्रसिद्धि प्राप्त की निंदा ये किस अभिलेख में किया है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कहिएगा 10वें अभिलेख में, 10वें अभिलेख में, 11वां अभिलेख, अशोक का 11वां अभिलेख आता है, अभिलेख, अशोक का 11वां अभिलेख क्या कहता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? ये धर्म की व्याख्या करता है, धर्म की ये व्याख्या करता है, धर्म, धर्म की व्याख्या करता है, धर्म की व्याख्या, धर्म की व्याख्या करता है, करता है, इसमें धर्म की व्याख्या, व्याख्या जो है करता है, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म क्या होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, इसमें वर्णन किया है। शॉर्ट में मैं बताता हूं, इसने कहा था कि अगर आप राजा हो तो आपके अगर छोटा सा भी एक परिवार, आप अगर दुखी है आपके राज्य में, तो आप राजा लायक नहीं हो, आप धार्मिक नहीं हो। आप कितने भी मंदिर बनवा लो, कितने भी मस्जिद बनवा लो, कितने भी गुरुद्वारा चर्च बनवा लो, लेकिन आपकी प्रजा अगर दुखी है, वो आपका धर्म नहीं है। आप जितने भी काम किए हो वो सभी आपके अन्यायपूर्ण हैं, वो सभी एक मिथ्या है, एक बस आपकी जो दिन का जो आपने किया हुआ है
आपका ढोंग है, ये आपकी नैसर्गिक पैसा बर्बाद करने का एक जरिया है। वही पैसा आप अपने प्रजा को दो, प्रजा खुश रहेगी, आपका धर्म बरकरार रहेगा। इसने धर्म का वर्णन ऐसे किया है और इसका कुछ और ही दिमाग था, अशोक का दिमाग कुछ और ही था। ठीक है, 12वां शिलालेख, 12वां अभिलेख जो है इसका, 12वां अभिलेख में ये क्या वर्णन किया गया है, 12वें अभिलेख में ये क्या वर्णन है, इसके 12वें अभिलेख में क्या वर्णन है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 12वें अभिलेख में देखोगे तो सभी धर्म या संप्रदाय, इसमें कहा है कि सभी धर्म या संप्रदाय एक दूसरे के प्रति आदर रखें। इसमें कहा गया है कि सभी धर्म और संप्रदाय एक दूसरे के प्रति आदर रखें, एक दूसरे के प्रति आदर रखें। ये सभी धर्म या कोई भी संप्रदाय हो, वो एक दूसरे के प्रति आदर रखें। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म बड़ा है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म छोटा है, मेरे धर्म में ये बात होती है, तुम्हारे धर्म में तो ये होती है। इसने कहा कि मुझे ऐसी कोई भी टिप्पणियां नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को बरकरार रखो, वो अपने धर्म को बरकरार रखे। आप अगर उसको देख रहे हो, उसकी कुछ निकल रहा है जुलूस या जलसा, आप उसके धर्म का सम्मान करो और वो तुम्हारे धर्म की सम्मान करे, ऐसा होना चाहिए। ये वर्णन किया है अपने 12वें अभिलेख में। ये अशोक ने अपने 12वें अभिलेख में वर्णन किया है कि सभी धर्म या संप्रदाय एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखें। 13वां अभिलेख क्या कहता है? अशोक का 13वां अभिलेख क्या कहता है? अशोक का 13वां जो अभिलेख है, इसमें आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। इंपोर्टेंट तो सभी अभिलेख हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, किया गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि वर्णन है, वर्णन मैंने लिखा है, वर्णन किया गया है। ठीक है, किया गया है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक की किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो आप बोलिएगा कि 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, तो अलग अलग स्थानों पर अभिलेख लिखवाने का वर्णन जो है, अभिलेख लिखवाने का जो है वर्णन किया, अभिलेख लिखवाने का वर्णन इसमें किया गया है। लिखवाने का अलग अलग स्थानों पर अभिलेख जो है, अभिलेख अलग अलग स्थानों पर अभिलेख लिखवाने का उद्देश्य इसका दिया गया है। उद्देश्य का वर्णन है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अभिलेख लिखवाने का उद्देश्य किस अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के 14वें अभिलेख में। ये जितने भी अभिलेख इसने लिखवाया, उसका कोई उद्देश्य रहा होगा। उसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखवाया था, ये सारी बातें आपको 14वें अभिलेख में अशोक के मिलेंगी। 14वें अभिलेख में, अशोक के 14वें अभिलेख में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ये नोट कर लीजिएगा, फिर मैं ऊपर से मिटाता हूँ। ठीक है, ऊपर से इतना मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना मैं मिटा देता हूँ, आप इतना लिखिएगा। 11 तक मैं मिटा देता हूँ। फिर इसके बाद आज हम लोग, ये अशोक खत्म हुआ। अशोक का हम लोगों ने पढ़ा, अशोक को हम लोगों ने, अब अशोक की कहानी खत्म हुई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राजा होते हैं, व्याख्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट राजा जो आते हैं वो कौन सा, नेक्स्ट राजा जो था वो आता है। अब कौन सा अब राजा आता है, जो इसका पुत्र आता है। कौन सा, इसका पुत्र आता है कुणाल। क्या नाम था इसका, कुणाल नाम था। कुणाल, अशोक का पुत्र आता है, कुणाल नाम था। कुणाल
मौर्य वंश का अगला राजा जो था, ये अशोक का पुत्र था। ये अशोक का पुत्र था। ये अशोक का पुत्र था। ये क्या था? अशोक का पुत्र था। कुणाल कौन था? अशोक का पुत्र था। ठीक है, अशोक का पुत्र था। ठीक है, इसका इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम देखोगे तो इसका अन्य नाम जो था, इसका अन्य नाम भी पूछ लेता है। इन लोगों का अन्य नाम ही बहुत ज्यादा पूछता है। आप देखोगे तो अन्य नाम ही इन लोगों का पूछता है। क्या नाम था अन्य नाम? सुयश। क्या नाम था? सुयशय। सुयशय था। सुयशय, इसका अन्य नाम था सुयशय था। इंद्रपालित था। क्या नाम था? इंद्रपालित था। पालित, इंद्रपालित था। फिर उसके बाद धर्म विपर्धन था। क्या नाम था इसका? धर्म विपर्धन। धर्मपालित और धर्म विपर्धन, इसका इंद्रपालित और धर्म विपर्धन इसका अन्य नाम था। कुणाल का अन्य नाम क्या था? सुयशय था, इंद्रपालित था, धर्म विपर्धन था। धर्म विपर्धन था। ठीक है, इसके इसके शासनकाल से, इसके शासनकाल से ही, यहीं से यहीं से ही मौर्य वंश या मौर्य काल का पतन शुरू हुआ था। मौर्य काल का पतन शुरू हुआ था। हुआ। आपसे पूछेगा सवाल कि मौर्य वंश के पतन का शुरुआत कहां से हुआ, तो कुणाल जो राजा था, जो मौर्य वंश का नेक्स्ट राजा था, जो कुणाल, वहां से मौर्य वंश के पतन का कारण शुरू हुआ था। मौर्य वंश के पतन का कारण शुरू हुआ था। अगला राजा जो आता है आपका कौन सा? दशरथ था। क्या नाम था इसका? दशरथ। दशरथ। अगला राजा जो था आपका दशरथ था। दशरथ था अगला राजा आपका, दशरथ था। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, इसके बारे में जानकारी दो पुराणों में मिलती है। दो पुराणों में मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो दो पुराण है, उसमें मिलती है। कौन सा? एक पुराण है वायु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण। पहला क्या है? वायु पुराण है। पहला वायु पुराण है, पुराण है। और दूसरा जो आपको मिलेगा ये मतलब मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में इसका नाम देखोगे तो दशरथ मिलेगा। दशरथ। मत्स्य पुराण में तो इसका नाम दशरथ ही मिलता है। मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या मिलेगा? दशरथ मिलता है। और वायु पुराण में इसका नाम बंधुपालित मिलता है। बंधुपालित मिलता है। और इतिहासकार इसको दोनों एक ही नाम मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं। व्यक्ति के हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पुराण मत्स्य पुराण में मौर्य वंश का वो कौन सा राजा है जिसका नाम मिलता है? वो दशरथ। कौन है? दशरथ का। कौन कौन से पुराण में? वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में इसका नाम मिलता है। एक में वायु पुराण में इसका बंधु पालित मिलता है, पालित इसका नाम मिलता है। और मत्स्य पुराण में इसका नाम देखोगे तो दशरथ ही देखने को मिलता है। दशरथ ही इसका नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संप्रीति। अगला राजा जो आता है संप्रीति आता है। क्या नाम था इसका? संप्रीति था। क्या था? संप्रीति। इसका नाम था संप्रीति इसका नाम था। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक था। सबसे योग्य शासक। ठीक है,
क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के बाद मौर्य वंश में सबसे योग्य शासक कौन था? संप्रीति था। अभी देखोगे संप्रीति बहुत ही थोड़ा सा सूझबूझ से ये रहता था, ठीक है। इसने 2 राजधानियां बसाया इसने, ठीक है। कौन कौन सी? इसने 2 राजधानियां बसाई, 2 राजधानियां। इसने 2 राजधानी बनाया, 2 राजधानी बनाया। एक देखोगे तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और दूसरा जो है उज्जैनी। क्या नाम है? उज्जैनी। दूसरी राजधानी जो इसने बसाया था उज्जैनी बसाया था। पहला इसने पाटलिपुत्र को बसाया, दूसरा इसने उज्जैनी को बसाया था, ठीक है। इसके प्रशासन में देखोगे तो मजबूती आई थी। इसके प्रशासन में मजबूती आई, ठीक है। जब ये शासन कर रहा था तो इसके शासन में मजबूती आई थी। इसके शासन में क्या मजबूती आई? और फिर से देखोगे, एक इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा यहीं पे, एक इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ठीक है, कि मौर्य वंश का सेकेंड राजा जिसने संलेखना विधि से प्राण त्यागे, जिसने संलेखना विधि से प्राण त्यागे, ठीक है। ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये जैन धर्म का अनुयायी था और बौद्ध और मौर्य वंश का सेकंड राजा जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागे थे। पहला जो राजा था वो चंद्रगुप्त था, दूसरा संप्रीति था। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे ढूंढ के पूछ लेता है और आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला राजा आ जाता है सालिशक आता है। इसके बाद कौन आता है? अगला राजा जो आता है कौन सा? शालीशक। कौन सा? सालिशक आता है। इसके बाद अगला राजा आता है सालिशक में इसमें एक ही बात देखने को मिलती है कि इसके समय में यवनों का आक्रमण हुआ था। इसके समय में यवनों का आक्रमण हुआ था। बस यवनों का आक्रमण हुआ, ठीक है, यवनों का आक्रमण हुआ, ठीक है। इसके समय में क्या हुआ? यवनों का आक्रमण हुआ था। इसके समय में क्या हुआ? यवनों का आक्रमण हुआ था। इसके समय में क्या हुआ? यवनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। अब क्या होंगे? इंडो ग्रीक थे ये लोग, इंडो ग्रीक आक्रमण शुरू, ठीक है। ग्रीक आक्रमण शुरू हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडो ग्रीक जो यवनों का आक्रमण कब से शुरू हुआ है? तो ये शासक जो ये शासलिक जो था मौर्य वंश का, जो है सालिशक जो राजा था, मौर्य वंश का सालिशक राजा था, उसके शासनकाल से यवनों का आक्रमण शुरू हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यवनों का जब आक्रमण शुरू हुआ उस समय मौर्य वंश का राजा कौन था? तो सालिशक नाम का राजा था, ठीक है। कौन सा? सालिशक नाम का राजा था, ठीक है। फिर उसके बाद अगला राजा जो हमारा लास्ट राजा क्या नाम था? देववर्म नाम था। बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ इसका नाम था। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था ये नाम था, बृहद्रथ। इसका अन्य नाम क्या नाम था? देववर्म नाम था, देववर्म, ठीक है, देववर्म इसका नाम था। फिर मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का ये अंतिम राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की इसकी हत्या इसके अमात्य, क्या नाम था? अमात्य होगा, अमात्य, इसके अमात्य मंत्री, ठीक है, इसके मंत्री थे
बृहद्रथ के अमात्य जो थे, मंत्री जो था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र अमात्य, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, ठीक है, इसकी हत्या की थी, ठीक है। यहां से मौर्य वंश समाप्त होता है, यहां से मौर्य वंश समाप्त, समाप्त हुआ, समाप्त, समाप्त, यहां से मौर्य वंश समाप्त होता है और शुंग वंश शुरू होता है, शुंग वंश शुरू, ठीक है, शुंग वंश शुरू होता है, शुंग वंश शुरू होता है। यहां से मौर्य वंश समाप्त हुआ और शुंग वंश शुरू हो गया है, शुरू हो गया, शुंग वंश हमारा शुरू हुआ, ठीक है। अब हम लोग कल से शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, शुंग वंश या विदेशी राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, शुंग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार भारत।